तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ जस्ट स्टार्ट किया था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो लास्ट लेक्चर का। एनीवन हैव एनी डाउट? और कल हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट किया था। तुम लोगों ने जो बताया वही मैंने शॉर्ट में लिख दिया और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन क्या लिया कि न्यूटन्स ने जो लॉ दिया है फर्स्ट लॉ, वो सारे फ्रेम में वैलिड नहीं है, सर्टेन फ्रेम में वैलिड है। जिस फ्रेम में वैलिड है उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें नहीं वैलिड है उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल। हम लोग इस पे डिस्कशन और बाद में करेंगे, थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंड लॉ हमने कहा कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तो बॉडी विल एक्सेलरेट और उस बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना होगा? तो सेकेंड लॉ कहा F is equal to ma, this will be the relation। बच्चों ये पूरे फिजिक्स में ना, पूरे मैकेनिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इतना आसान है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मूला, ये भी ध्यान देना है। मतलब एक्सलेशन का डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है, एकदम दिमाग में बैठा लो। बच्चे यही नहीं समझते हैं, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है। या रिवर्स वे में भी बोल सकते हैं कि अगर हमें पता है नेट एक्सेलेरेशन इधर है तो नेट फोर्स भी इधर ही होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। तो ये सेकेंड लॉ डिस्कस कर लिया। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ भी तुम लोग जानते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये लिख लो, ये तुम्हें जो आता है वही लिख लो। मतलब कि अगर हमने इस वॉल को पुश किया इस डायरेक्शन में फोर्स से, तो ये वॉल भी मुझे नहीं छोड़ा है, मुझ पर कोई आसान नहीं किया, इसने भी मुझे इस डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से पुश। अगर तुमसे किसी का झगड़ा होता है, तुम किसी दोस्त को एक पंच लगा दिए और वो रोने लगा, वो कंप्लेन करेगा, तुम बोलोगे तुमने मुझे कहां छोड़ा, तुमने भी तो मुझे मारा ही न्यूटन थर्ड लॉ से, तो बात बराबर, क्या कंप्लेन, है ना। बताओ। तो बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है हमेशा, इसमें कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सलेशन नहीं है, मतलब दिस इज वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल में, सेकेंड लॉ सिर्फ इनर्शियल में, सेकेंड लॉ सिर्फ इनर्शियल में, लेकिन थर्ड लॉ इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, एकदम ध्यान से। आज का लेक्चर भी जाकर रिकॉर्डेड देख लेना अगर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो तो। अब आ जाते हैं फोर्स। हमने कहा कि अनइक्वल फोर्स, बॉडी के मोशंस को चेंज करना है, बॉडी का स्टेट ऑफ मोशंस को, स्टेट को चेंज करना है, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? कितने टाइप के फोर्स है ना।
अगर मैं कहूं कि नेचर में कितने टाइप के फोर्स हैं, तो तुम लोग तो 10th तक ब्रिलियंट बच्चे हो, 11th में भी रहोगे, तुम्हें पता है। कोई 2-4 फोर्स का नाम बताओ जो तुमने सुना है कि इस टाइप का फोर्स होता है। जैसे मैं बताता हूं, टेंशन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, और सारे बच्चे थोड़ा पार्टिसिपेट करें। सेंट्री तो किसको कौन सेंट्रीपिटल सा फोर्स फ्रिक्शन, होता है? फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत बढ़िया। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल बहुत सारे फोर्स आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बात है, अरे बच्चे तो ब्रिलियंट है यार, इतने टफ टफ टर्म बता रहे हो, हम भी घबरा गए। बहुत ही बढ़िया है ना। तुमने किसी को पंच किया, वो वाला फोर्स, टेबल पे ये रखा हुआ है, ये कुछ फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स है ना। केमिकल रिएक्शन में फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस पता चला। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इतने सारे फोर्स के नाम बताए। गुड। तो बच्चों ये जो फोर्स है ना, अगर मैं कहूं कि कितने कैटेगरी में बांटे फोर्स को, बेसिकली अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा कैटेगराइज करें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें उसके नेचर के बेसिस पे, तुम कहोगे सर बहुत सारे, तुमने तो बहुत सारे नाम बता दिया है ना। एक्चुअली देयर आर बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ इस ब्लॉक को पुल कर रहा है mg से, सन अर्थ को जो पुल कर रहा है फोर्स से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ए वन काइंड ऑफ फोर्स। दूसरा फोर्स, ये नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहोगे सर आपने तो सिर्फ 4 ही लिखा है, हम लोगों ने तो 10-15 बता दिया। लॉरेंस फोर्स, देवकी ने बताया, बहुत पढ़ती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवकी। सो ये 15, 20, 50 कहां मैं एडजस्ट करूं? बच्चों तुमने जितना भी फोर्स बताया अभी तक, एक ग्रेविटेशनल, और जितने भी तुम लोगों ने लिखा, जितने भी मैंने बोला, ऑल कम्स इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जितने भी फोर्स तुमने कहा सब इसी कैटेगरी में आता है। सारे फोर्सेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, मतलब चार्जेस का, मैग्नेटिक फोर्स का इंटरेक्शन। और बाद में 12th में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट ही है। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन ही है। चाहे तुम किसी को पंच कर रहे हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस कराते हैं वहां पे भी जो फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स, एनी फोर्स, जितने फोर्स तुम सोच सकते हो सब के सब इसी में है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहेगा कि टेंशन का फोर्स कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। केमिकल रिएक्शंस में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वंडरवाल फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन को छोड़ के सब इसी में है। एंड देन कहोगे सर जब 2 में ही सब आ गया तो बाकी कहां है?
बाकी कॉल उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, या इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। और फोर्थ कैटेगरी इज वीक फोर्स। क्योंकि सर ये कौन सा फोर्स है, सारे तो इसी में आ गए बच्चों। ये जो फोर्स है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सेम नेचर का है। और तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इतना कम, बहुत ही कम, फेम्टोमीटर में होता है। और तुम्हें यह भी पता है कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। R जितना छोटा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। दैट मीन्स इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में बहुत ही लार्ज फोर्स लग रहा है। इतना लार्ज कि अगर सिर्फ यही होता, अगर सडनली दूसरे फोर्स को हम स्विच ऑफ कर दें बाय एनी मेथड, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बिग ब्लास्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज फोर्स। बट इस लार्ज फोर्स के प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल्सन को रोक के रखा और न्यूक्लियस स्टेबल है, प्रोटॉन प्रोटॉन पास में है। तो जो फोर्स है एक अट्रैक्टिव फोर्स है, उस रिपल्सन को नलिफाई कर और स्ट्रांगली होल्ड किए हुए, सिर्फ नलिफाई नहीं कर रहा, उसको स्ट्रांगली रोके हुए, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स इसलिए क्योंकि ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन ये बहुत कम डिस्टेंस होता है तभी लगता है। डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो नहीं लगता है। तो जो कहोगे सर केमिकल रिएक्शन में क्या एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाएगा, बिकॉज डिस्टेंस उसमें हो गया ज्यादा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कब, 12th में फिर से इसके बारे में। हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा हमें भी नहीं पता, हमें मतलब हमारे साइंटिस्ट को भी नहीं पता। जितना पता है उतना कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स। तो सर ये न्यूक्लियस का भी फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है बच्चों? प्रोटॉन प्रोटॉन में, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और हमने शायद कभी बताया होगा कि न्यूक्लियस और एटम में कितना साइज का डिफरेंस है। अब आते हैं वीक फोर्स। क्वेश्चन अब वीक फोर्स कौन सा हो गया? जब हम न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो वहां स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। वीक फोर्स इज जब हम प्रोटॉन के अंदर गए, जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन भी कुछ चीजों से बना है, तो जो प्रोटॉन जिन चीजों से बना हुआ है, जो उसका एलिमेंट है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं वीक फोर्स। उसको बोलते हैं वीक फोर्स। प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कन्वर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। लेकिन दिस इज नॉट वीकेस्ट इन नेचर, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर और दिस इज वीकेस्ट इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा फोर्स है। ये तभी लगता है जब वन ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी हैज वेरी लार्ज मास, जैसे अर्थ और ये ब्लॉक। लेकिन ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। चलो तो बच्चों ये हमने बता दिया 4 बेसिक काइंड। मैं इसलिए इतना भाषण दिया क्योंकि कभी ऐसे सवाल आते हैं फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया। हर बैच में ये नहीं पढ़ाता हूं, किसी बैच में बता दिया, ये बाद में भी कभी पढ़ा देते हैं। लेकिन हमें तो थोड़ा सा डिस्कशन, ये सारी चीजें तो न्यूटन्स लॉ में नहीं लाएंगे। न्यूटन्स लॉ में जो तुम लोगों ने कहा, टेंशन का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे फोर्सेस को डिस्कस करना।
क्योंकि न्यूटन्स लॉ पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें फोर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। तो हम कुछ कुछ फोर्स हम डिस्कस करेंगे। पहला फोर्स मैं ले रहा हूं नॉर्मल फोर्स। और यहां से चीजें एकदम समझने की कोशिश करना, अभी तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये ब्लॉक है M, ये सरफेस पे रखा हुआ है, द टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में है तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। एक सरफेस दूसरे सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एक सरफेस दूसरे सरफेस पे, उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या लिखोगे? whenever two surfaces are in contact, then they apply force on each other, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये अगर इस पे लगाएगा तो ये भी इस पे लगाएगा, छोड़ेगा नहीं। They apply force on each other देखो कितना सिंपल से हमने लिखा है, ऐसा मत होना। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हालांकि हो सकता है एक सरफेस दूसरे सरफेस किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हो, मुझे नहीं पता किधर लगा, लेकिन जो भी लगा रहा है उसका इस डायरेक्शन में सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी को कहेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बताओ कि पुल करेगा या पुश करेगा। So this is pushing nature of force. तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ब्लॉक पे M ब्लॉक पे ये सरफेस किधर फोर्स लगा रहा होगा, सो ये N लिख रहा हूं। दिस N इज force by surface on the block। C डायरेक्शंस किधर है, ऊपर, पुश कर रहा है। मैं पूछूं क्या ये सरफेस इस पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक भी तो इस पे लगा रहा होगा, ब्लॉक इधर लगा रहा होगा, कितना N ही। ये N क्या है, फोर्स by block on the surface, न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, कहोगे पुश कर रहा है। तो हमें फिजिक्स में अभी से एकदम पूरा फोकस्ड रहो। बच्चे क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि M ब्लॉक पे सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लगाओ कि हाँ ऊपर लगा रहा फोर्स, पुश करेगा। और तो कुछ बच्चे महान बच्चे होते हैं, कभी ऊपर लगाते हैं कभी नीचे लगाते हैं और बोलते हैं सर पता ही नहीं चलता है कौन सा डायरेक्शन ले। मैंने कितना प्यार से बताया, क्या करेगा ये, पुश करेगा नॉर्मल। और इसका नॉर्मल फोर्स जब भी दिखाने के लिए कहेंगे तो कांटेक्ट सरफेस जो होगा
उसके नॉर्मल में ड्रॉ करना। जैसे दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, और ये दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन इस स्फीयर पे फोर्स लगा रहा होगा? और अगर नहीं लगता है तो एक ऐसा स्फीयर रखो, इसको थोड़ा सा उठा के अपने फिंगर यहाँ पे रख लो, और जब यहाँ पे दर्द होगा तो लगेगा हाँ यार इस पे फोर्स लग रहा है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ये सरफेस स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो मुझे लगता है कहोगे सर इसका जो नॉर्मल होगा इधर लगेगा, N1। समझने वाली चीज यही है। मैं पूछूं क्या ये सरफेस लगाएगा? यस। ये N1 क्या लिखा हो? फोर्स बाय प्लेन ऑन स्फीयर। अगर मैं पूछता फोर्स बाय अ स्फीयर ऑन द प्लेन, तो ये पुश करता, पुश ऐसे करता, तो ऐसा दिखाता L1। ये लगा रहा है N2। ये है सेकेंड इंक्लाइन प्लेन, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। एक और लिख लेता हूं, देयर इज अ रॉड, इस रॉड पे मैं पूछूं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस रॉड पे किधर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स में पूछ रहा हूं, तो कहोगे कि कांटेक्ट का नॉर्मल, ये देखो स्फीयर है, ये नॉर्मल लगा, तो ये स्फीयर पे जो फोर्स लगा दैट मस्ट पास टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। मैं पूछूंगा कि ये वर्टिकल वॉल इस रॉड पे किधर नॉर्मल फोर्स लगाया, तो तुम कहोगे सर इधर सरफेस के नॉर्मल। लेकिन ये पॉइंट पे, रॉड का ये पॉइंट पे नॉर्मल डिफाइन करना मुश्किल है, तो कभी ऐसा होगा कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में उसका नॉर्मल बताना मुश्किल है, किसी एक का नॉर्मल पता चल गया, वही कॉमन नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल तो पता है। और मुझे बहुत डांटने का मन करता है जब मैं कहता हूं इस रॉड पे इसका फोर्स दिखाओ, तो बच्चे ऐसे दिखा देते हैं, है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। इतना प्यार से, इतना ध्यान से एक एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं। देवकी, इज इट क्लियर? Yes, sir. नॉर्मल कैसा होगा, पुश करेगा या पुल करेगा? करेगा। हाँ, तो एकदम याद हो गया। Yes, sir. आई होप कि सबने लिख लिया होगा। गौरी यही रहा, अगर किसी ने पुश की जगह पुल करके दिखाया होगा तो बताओ उसको डांट लगना चाहिए कि नहीं?
अब देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया। यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम है, दोनों टच कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है। मैं पूछूं कि डायग्राम में तुम शो करो फोर्स, नॉर्मल फोर्स बाय कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम। ड्रॉ, यहां पे मुझे ड्रॉ करके दिखाना है नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, कैपिटल एम, किस पे, स्मॉल एम पे, कैसा डायरेक्शन होगा। एक, ये डायरेक्शन 1 हो गया, ये डायरेक्शन 2 हो गया, ये डायरेक्शन 3 हो गया, ये डायरेक्शन 4 हो गया। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे बच्चे एकदम से सही सही जवाब दे देंगे, लेकिन 25 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 3 से 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया। मतलब मैं मन से नहीं पढ़ाया लगता है, या तूने मन से नहीं सुना। और 4-5 बच्चों ने आंसर भी नहीं किया। वैभव ने अभी आंसर किया, लगता है कि सारे बच्चों ने कर लिया। विराज गुड। तो सारे बच्चे अभी 25 में से 20 बच्चे तो सही सही आंसर कर दिए, 3-4 गलत किए, एक आध शायद नहीं आंसर किया है। हमने कहा नॉर्मल फोर्स मतलब सरफेस का नॉर्मल, तो ये सरफेस का नॉर्मल तो ये है, तो इसी डायरेक्शन में होगा। देवकी ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? नॉर्मल फोर्स सरफेस के नॉर्मल होगा। तो अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बहुत सारे बच्चों ने 1 बताया, रॉन्ग। अब 2 और 3 में हमें किसका फोर्स चाहिए? कैपिटल एम लगा रहा किस पे, स्मॉल एम पे, तो कैपिटल एम क्या करेगा, पुश करेगा। सो पुश कौन सा होगा, 2। अगर 3 लिखते 3, तो ये तो स्मॉल एम को पुल करेगा, नजदीक लाएगा। नजदीक लाएगा क्या, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने गलत किया, क्या उनको समझ में आया? नेक्स्ट लिखो टेंशन का फोर्स। कोई पूछे टेंशन फोर्स किस कैटेगरी का फोर्स है, सोचना ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बट हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। टेंशन इन स्ट्रिंग, और एक और डिस्कस करेंगे टेंशन इन रॉड। ऐसे कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, एक कील से स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, ऐसे खींचे, टाइट हो गया, स्ट्रिंग टाइट है, टॉट है। इसमें बच्चों टेंशन होगा। मैं पूछूं, ये स्ट्रिंग इस हुक पे फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग टाइट है, फोर्स जो लगा रहा है वो इस हुक पे कैसा फोर्स है, पुलिंग या पुशिंग?
वेदांत पाटिल, स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है इस हुक पे, वो पुलिंग फोर्स है या पुशिंग फोर्स है? पुलिंग। सारे बच्चों ने कहा पुलिंग। तो क्या देखो तुम ही लोग बता रहे हो, है ना? तो कहेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग इज ए पुलिंग नेचर ऑफ फोर्स। स्ट्रिंग का टेंशन पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता है। मैं इसको ना खींच के स्ट्रिंग को टाइट किया तो मैंने इसको ना इस हुक को निकाल सकता हूं अगर स्ट्रिंग मजबूत है और हम भी मजबूत है। लेकिन अगर ये ढीला हो गया तो इस स्ट्रिंग से चाहिए कि इसको थोड़ा धक्का देके टाइट कर दे, पुश करके टाइट कर दे। कैन वी डू? हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो टेंशन इन स्ट्रिंग विल नेवर बी पुशिंग नेचर ऑफ फोर्स। कभी पुश नहीं कर सकता। अगर पुश करना चाहोगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। क्लियर? अब सुनना, अगर मैं पूछूं कि ये हुक पे स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन हुक इज इन दिस डायरेक्शन। लेकिन मैं पूछूं कि मेरे हाथ पे स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ पे स्ट्रिंग का फोर्स मेरे हाथ पे किधर है, तो तुम कहोगे सर इधर, आपको इधर पुल कर रहा होगा। पुल का मतलब अपने लेंथ के लॉन्ग पुल करें, इस हुक को इधर और मेरे हाथ को इधर। ये क्या है? ये टेंशन है फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन हैंड ऑफ द पर्सन। ये टेंशन है, ये टेंशन का फोर्स जो हमने दिखाया, ये फोर्स है फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन हुक। इनफैक्ट ये टेंशन थ्रू आउट है। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन यहां लेता हूं, इमेजिनरी लाइन इधर लिया, तो इस इमेजिनरी लाइन के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इधर वाला मॉलिक्यूल्स इधर वाले मॉलिक्यूल्स को इधर पुल कर रहा होगा और इधर वाला मॉलिक्यूल्स इस पे इधर पुल कर रहा होगा। तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इसको चाह रहा है कि तुम इधर आ जाओ, और ये चाह रहा है इसको इधर। हर पॉइंट पे टेंशन है। ये क्या है? ये सपोज लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है स्ट्रिंग इमेजिनरी लाइन पे। तो ये जो टेंशन है फोर्स बाय लेफ्ट पार्ट ऑन राइट पार्ट, ये क्या है? ये वाला टेंशन फोर्स बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ a string on right part। बच्चों इतना मन से समझा रहा हूं, एकदम से अच्छा करना है तुम लोगों को। और हमने काइनेमेटिक्स में बहुत टाइम दिया, बहुत धीरे धीरे चले हैं, तुम लोग यूज्ड टू हो गए। अभी हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके। हम स्लो ही चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ये टेंशन हमने क्या लिखा? फोर्स बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। लेफ्ट पार्ट किसका? इस लाइन के इधर वाला, इसको इधर पुल करेगा, इधर पुल करेगा। अब मैं एक सवाल लेता हूं, विशाखा कनेक्टेड है? विशाखा? यस, विशाखा कनेक्टेड है। विशाखा आंसर करेगी। देखो एक ये पुली है, इसको बोलते हैं पुली,
और एक ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग है। मुझे बताना है डायग्राम में ये स्ट्रिंग में टेंशन कुछ टी है, तो स्ट्रिंग का टेंशन M1 पे किधर लग रहा है? स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इस M1 पे किधर लगा रहा है ना? तो मैं दो डायरेक्शन देता हूं। मैंने क्या पूछा है? फोर्स बाई M1 ऑन, सॉरी, फोर्स बाई स्ट्रिंग ऑन M1। डायग्राम में शो करना है, सब बच्चे अपने अपने डायग्राम में शो करें। और मैं दो डायरेक्शन देता हूं, टी डैश, टी डबल डैश। कौन सा डायग्राम है, टी डैश या टी डबल डैश? तनिष्का ने सबसे पहले आंसर टी किया, डबल डैश, विशाखा ने कहा टी डबल टी डैश। डबल डैश। फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन M1, टी डबल डैश इधर। क्या स्ट्रिंग इसको इधर जाने के लिए कह रहा है? लोकेशा? टी डबल डैश। लोकेशा गलत आंसर है, टी डैश इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग पुल करेगा, पुल। पुल कैसे करते हो? अपने से दूर या अपने के अलोंग? पुल का मतलब क्या हुआ? अपने तरफ। तो ये स्ट्रिंग इस M1 को अपने तरफ पुल कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, टी डैश। दूर नहीं जाने देगा। क्या ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है तो स्ट्रिंग क्या करेगा? उसको जाने देगा या उसको अपोज करेगा? कहेगा मत जाओ, उसको पुल करके रखे। M1 ये ऐसे हैंग कर रहा, मैं बेकार पुल ले लिया। पहले ये बताओ, फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन M1, फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन M1 mg किधर लग रहा है? नीचे। अगर ये स्ट्रिंग को कट कर दो तो ब्लॉक नीचे जाएगा। ये टेंशन रोक के रखे, ऐसे लग रहा है टेंशन का फोर्स। सो विशाखा, क्या क्लियर हुआ ये? यस सर। क्या गलती मानते हो कि तुम्हारे से गलती हुई है कि मेरे पर? हाँ सर। इससे स्लो, इससे और धीरे धीरे क्या पढ़ा सकते हैं? इतना तो समझा, पुल करेगा अपने तरफ। दोस्त को तुम खींचते हो, कोई दोस्त जा रहा है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ घर पे, तुमको अगर 1 घंटे और खेलना है, बचपन में क्या करते थे? उसको ऐसे पुल करते थे अपने तरफ। और लड़ाई हो गया, भाग मेरे घर से, क्या करते हो? पुश। यार ये तो बचपन में तुम लोग करते थे, मुझे सिखाना पड़ रहा है। तो M1 पे टेंशन का फोर्स पुल, पुल देखो स्ट्रिंग के अलोंग, अपने अलोंग पुल करना। विजुलाइज करना है, ऐसा नहीं कि सर ने कह दिया कि ऊपर लगेगा था, ऊपर को मान ले। तुम्हें अंदर से डेवलप, हाँ यार ये तो ऊपर होना चाहिए था, कैसे मैंने लिख दिया नीचे, कैसे ये पुश करेगा? एरो देखो, एरो। तो ये टी डबल डैश गलत है, टी डैश इज करेक्ट। M2 पे स्ट्रिंग का फोर्स खुद से ड्रॉ करो, अब इस बार गलती मत करना।
फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन M2 किधर होगा, पुल करेगा, इधर होगा T। मैं पूछूं फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन पुली, पुली पे स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगा रहा है, ये स्ट्रिंग कहोगे ऐसा, ये स्ट्रिंग ऐसा। क्या ये विजुलाइज हुआ या नहीं? द मोमेंट ये स्टार्ट विजुलाइजिंग, फिजिक्स में इंटरेस्ट जग जाएगा। और ये अभी तक अगर क्लियर नहीं हो रहा है, ये टेंशन का फोर्स ब्लॉक पे M1 पे ये स्ट्रिंग ऊपर लगा रहा है कि नीचे लगा रहा है, अगर ये विजुलाइज नहीं हो, मेरी बात मत सुनो कि सर ने कहा ऊपर तो ऊपर कर, तुम्हारे अंदर से लगना चाहिए हाँ ऊपर लगेगा। मैं पूछूं कि यहां पे स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे, कहोगे सर नीचे फोर्स लगा रहा होगा, नीचे। नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूं एक ब्लॉक में स्ट्रिंग बांधो और स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे ब्लॉक को होल्ड करो, ऐसे स्ट्रिंग बांधो और इसको ऐसे पकड़ के रखो। तुम्हारे हाथ को कैसे पुल कर रहा है, किधर ले जाना चाह रहा है, नीचे। अगर ये ब्लॉक बहुत भारी हो, जिसका वजन ज्यादा हो, और तुम ऐसे रखना चाहोगे, ये भारी होगा तो तुम्हारा हाथ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जा रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग तुम्हें नीचे पुल कर रहा है। तो मैंने इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया, अगर इसके बाद भी, तो बच्चों मैंने टेंशन का फोर्स बताया, टेंशन इन स्ट्रिंग। मुझे पता है तुम लोग गलती करोगे, तुम्हें डांट तो हम लगाएंगे ही, मुझे पता है ये गलतियां करते हैं बच्चे, इतने प्यार से पढ़ाते हैं फिर भी करते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग के बाद पहले स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे, बहुत सारे सवाल में आएगा स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक से, जैसे हमने देखा। तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग पे अगर टेंशन होगा तो प्रैक्टिकली अगर ज्यादा फोर्स लगा तो थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, रबर जैसा बिहेव करेगा। हो सकता है कि नॉर्मली तुम्हें नहीं पता चलता है, नॉर्मल स्ट्रिंग पे अगर फोर्स लगाएं थोड़ा बढ़ेगा, बट हम इस पूरे चैप्टर में स्ट्रिंग को लेंगे इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट लेंगे। और जब तक कहा न जाए तो स्ट्रिंग टूटेगा भी नहीं, उसको कट करना पड़ेगा। मजबूत स्ट्रिंग है, बहुत अच्छा सा स्ट्रिंग है, इंडिया का बना हुआ नहीं है। दूसरा, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, तो इसको बोलता हूं मैं आइडियल स्ट्रिंग। तो जहां भी दिया हुआ है वो आइडियल स्ट्रिंग रहेगा, नहीं भी मेंशन किया हुआ है तो नॉर्मली आइडियल लेते हैं। तो आइडियल स्ट्रिंग जहां कहा, इसका मतलब इनएक्सटेंसिबल, मासलेस। मासलेस का मतलब उसका मास नहीं है, बट प्रैक्टिकली मास तो होगा। तो प्रैक्टिकल सेंस में एक्चुअली हम मासलेस इसलिए बोलते हैं कि जो हम चीजें और कंसिडर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसका मास बहुत ही कम है। जैसे एक 10 केजी का ब्लॉक एक स्ट्रिंग से लगा के रखा है, स्ट्रिंग का मास 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो 10 केजी के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम मासलेस ट्रीट करते हैं। तो ये लिख लेना। टेंशन इन ए रॉड,
अगर ये रॉड है, स्ट्रिंग और रॉड में समझना, अगर इस रॉड है तो हम इस रॉड से ना यहाँ पे अगर एक कील लगा हुआ था तो उसको हम पुश कर सकते हैं, और अगर मान लो यहां से अटैच है कुछ तो इसको हम पुल भी कर सकते हैं। तो रॉड में टेंशन पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो टेंशन इन ए रॉड may be pulling, may be pushing। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, दो केस लिया, केस 1 और केस 2, दोनों में रॉड है। इसमें M1 को स्टेबल रख रहा है, हैंग कर रहा है M1 को लगा करके, और इसमें M1 को भी रखे हुए ऐसे स्टेबल में रखे हुए। इसमें किसमें रॉड का टेंशन पुशिंग नेचर का है, 1 केस में या 2 केस में? 2। सो तुम लोगों ने सबने जवाब दिया कि सर यहाँ पे रॉड जो है इस केस में पुश कर रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये रॉड इस पे कैसा फोर्स लगा, तो पुश करना, रॉड का फोर्स ऐसा है, पुश करना। और कॉमन सेंस है यार, ये ब्लॉक M1G लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? अर्थ पुल करता है हमेशा अपने तरफ, तो ये जाना चाहेगा नीचे। M1G का अर्थ कहेगा यार मेरे पास आ जाओ, रॉड कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा, तो रॉड उस M1G को बैलेंस करने के लिए पुश कर रहा है। यहां भी M1G स्टार्ट्स विजुअलाइजिंग फिजिक्स, और कुछ बच्चों को मजा आना शुरू हो गया होगा, हां सर दिख रहा है M1G नीचे लग रहा है, ये रॉड कहेगा नीचे नहीं जाने दूंगा, कैसे रोक के रखेगा? ऐसे, ये रॉड अपने तरफ पुल कर रहा, फोर्स इधर ही। स्प्रिंग फोर्स, बच्चों मैं बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं, और इसमें मिस्टेक मत करना, डायरेक्शंस गलत दिखाए ना तो डंडे पड़ेंगे ऑफलाइन क्लास में। देव की तैयार रहना। हेडिंग डालो स्प्रिंग फोर्स। बच्चों स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है, रिलैक्स स्टेट में एक स्प्रिंग लिया जैसे ऐसे रख दिया, रिलैक्स स्टेट में कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन उस स्प्रिंग को पुल अगर कर दो, ये नेचुरल ये है, और यहां से क्या किया? पुल कर दिया। ऐसे पुल कर दिया, तो अगर यहां पे स्प्रिंग को लेके आ गए तो स्प्रिंग कैसा फोर्स लगा रहा होगा? स्प्रिंग ऐसे पुल करके रखे हुए हैं, तो स्प्रिंग ने तुझे ऐसे इधर लगाएगा, मतलब इसको कहेंगे कि ये इलोंगेटेड है। अगर इलोंगेशन x है तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग का फोर्स जितना इलोंगेशन करोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा इलोंगेट करोगे ज्यादा फोर्स लगाएगा। दिस इज नेचर ऑफ द स्प्रिंग,
बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है मैकेनिक्स के लिए। F इज इक्वल टू लिखते हैं kx। K is some constant, K is called a spring constant। अलग अलग स्प्रिंग का ये क्वालिटी है। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, या उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेचुरल पोजीशंस में यहां है, यहां से x पुल कर लिया। लेकिन तुम बुक में देखोगे लिखा है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये माइनस साइन इसलिए दिया रहता है कि अगर हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया है तो फोर्स इधर है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई माइनस साइन। स्प्रिंग को हमने इधर किया है तो फोर्स इधर लगेगा। अगर स्प्रिंग को हमने इधर कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, यहां से इधर कर दिया x, तो स्प्रिंग चाहेगा कि नहीं मैं नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं, वो वापस आना चाहेगा। तो स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस वे, इधर। मैं ऐसे दिखाऊं या इधर दिखाऊं? ऐसे पुश करेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है। बुक में लिखा हुआ F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा रहता है, बट मैं बताऊंगा कि जनरली लिखो F इक्वल टू के एक्स, माइनस साइन मत लिखो। F इक्वल टू के एक्स मैग्नीट्यूड में लिख दिया। x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड में, और उसके बाद तुम डायरेक्शन दिखा दो कि किधर लग रहा है। जैसे मैं कहूं कि ये नेचुरल लेंथ है और एक ऐसे ब्लॉक है, ये नेचुरल पोजीशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, मैं कहूं कि इस पे फोर्स स्प्रिंग कितना लगाना है इस ब्लॉक पे, तो तुम कहोगे स्प्रिंग ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट इधर, और कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो कहोगे k इंटू एक्स। क्या किया मैंने? फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा और डायरेक्शन दिखा दिया, किधर है, इधर। ये स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है, आज हम लोगों ने इतना देर पढ़ा, उसमें बहुत छोटी सी चीज बताया, टेंशन क्या होता है, कैसे लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस कैसा होता है, डायरेक्शंस लगाया। क्या ये, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूटन्स लॉ तो हमने 2 मिनट में कल बता दिया था, तुम ही लोगों ने बताया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता दिया था, न्यूटन्स सेकंड लॉ बता दिया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो सारे बच्चे बताते हैं। तो चैप्टर में तो इतना ही है, यही है 2 मिनट का चैप्टर। लेकिन एक्चुअली मैं अभी सोचो कि चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहां तक जो मैंने पढ़ाया ना, ये नासिक में आके पढ़ाता हूँ, मुंबई में तो ये सब बताता ही नहीं था। इनर्शियल नॉन इनर्शियल बताया और फिर चीजें आगे बढ़ते थे, ये सब बताते ही नहीं थे, बच्चे समझते थे। नासिक में आके देखा सब बच्चे फ्लैट हो जाते हैं, हमेशा गलत करते हैं।
तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ स्टेट करना तो बहुत ही सिंपल है, बता दिया, कॉलेज में इतना ही पढ़ा जाएगा, न्यूटन्स लॉ ये होता है। तो जो अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है ये न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन। तो मैं कुछ यहाँ पे लिखाता हूं क्या करना होता है और फिर उसी चीज को फॉलो करें। सवाल में कभी पूछेगा कि बॉडी का एक्सेशन कितना है, किसी में टेंशन कितना लग रहा है, कौन कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये सारी चीजें जो भी पूछा जाए। तो पहला चीज तो ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस बॉडी के मोशंस को हमें एनालाइज करना है। अब जो भी सवाल दिया उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करना है, किस बॉडी को कंसीडर करना है, किस बॉडी पे फोकस करना है। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने एक स्टेप लिखा। ठीक है, कभी कभी एक से ज्यादा बॉडी रहेगा तो कैसे कैसे लेना है, किसको पहले लें, फिर क्या लें, किसको किसको लेना है, एक साथ लेना है, नहीं, ये सारी चीजों के लिए मैंने ये कहा। दूसरा स्टेप, जब हमने ये बॉडी चूज कर लिया कि इस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करना है, इस बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, अब क्या करना है, देखना है कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सिर्फ ऐसे लिखते हैं। दूसरा उसको लिखते हैं ड्रॉ द बॉडी जो तुम्हें दिया हुआ डायग्राम उससे अलग, फिर से उस बॉडी को अलग से ड्रॉ कर दो। ड्रॉ द बॉडी सेपरेटली फ्री फ्रॉम अदर्स। मतलब अलग से सिर्फ ड्रॉ करना है, बाकी से अलग, सिर्फ उसको देखते हैं, उसको थोड़ा फोकस करते हैं। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, यही पूरा न्यूटन्स लॉ को डिसाइड करेगा, यही चीज बताएगा। ये समझ में आ गया, इसी को हम आगे हर बार फॉलो करेंगे। स्टेप वाइज बता रहा हूं, एक एक स्टेप। रिकॉग्नाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिकॉग्नाइज मतलब पता करना है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे अर्थ लगा रहा है फोर्स m1g, कोई सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, किसी स्ट्रिंग का टेंशन होगा, पता करना है, देखना है उससे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर कोई पुश कर रहा है फोर्स। चौथा, ड्रॉ द फोर्स वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी समझाऊंगा, अभी पूरा 100% समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि मैं क्या बता रहा हूं।
100% नहीं समझ में आया, इसको जब हम एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, बट कम से कम ये लिखते जाओ साथ साथ लिखना। ड्रॉ द फोर्स वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन को ना अंडरलाइन करना है, फोर्स वेक्टर ड्रॉ करना, दिखाना है। फोर्स वेक्टर कैसे दिखाएंगे, जैसे अभी तक हम दिखा रहे थे, टेंशन का फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो ऐसा दिखाना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, डायरेक्शन दिखाना है। मैग्नीट्यूड पता है तो लिख देना 10 न्यूटन, नहीं पता है तो लिख दिया F, अननोन है। चौथा स्टेप क्लियर हुआ। पांचवा स्टेप, सारे फोर्सेस दिखा दिए, जितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2 4 5 10। resolve the force vectors वो फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब वेक्टर में मैंने बहुत फोकस करवाया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि F cos थीटा F sin थीटा, लेकिन किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो दैट वो तुम्हें पता चलेगा सवाल देख करके कि हमें किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व द फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सही है, स्पेलिंग लिखा क्या, कन्वीनियंस। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि हमारा कन्वीनियंस क्या है, वो तुम्हें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो हमें फायदा होगा, किस डायरेक्शन में करें तो हमें आंसर जल्दी आएगा, ये जरूरत है। तो वो डायरेक्शन डिसाइड करना होगा कैसे करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस डायरेक्शन में करना है, ये हम प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। सिद्धि पाटिल, तो आप स्कूल ही ज्वाइन कर लें। सिद्धि कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्ट हो गए हो? इफ यू विश कि तुम्हें स्कूल अटेंड करना है, स्कूल का कॉलेज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो डोंट ज्वाइन रेजोनेंस, ड्रॉप फ्रॉम हियर, आई वोंट अलाउ। डिसाइड कि तुम्हें किसका क्लास करना है। सिद्धि पाटिल आई थिंक एग्जिट कर गई, नेक्स्ट क्लास में मैं इन नहीं करूंगा। सिद्धि कनेक्टेड हो? नहीं, अगर मेरे लेक्चर से बीच में गए कि कॉलेज का लेक्चर है, ये लेक्चर है, तो आई वोंट अलाउ इन माय लेक्चर, ये मैं बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग में भी आ गया है। सो पांचवा हमने ये स्टेप लिया, रिजॉल्व द फोर्स वेक्टर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, और छठा स्टेप राइट न्यूटन्स लॉ। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि राइट न्यूटन्स लॉ क्या है। लिखेंगे F इक्वल टू ma। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, वी विल एक्सप्लेन दिस। अभी मैंने एक्सप्लेन दिया, मैंने न्यूटन्स लॉ तो पढ़ाया, सिर्फ इतना बता दिया था। तो दिस इज द स्टेप्स। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझाऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, राइट न्यूटन्स लॉ क्या है, इसका मीनिंग। पहले तो मैं आज ये डिस्कस करूंगा कि ये जो हमने कहा चूज द बॉडी, ड्रॉ द बॉडी, फोल्ड, तो 1 से लेकर के 5 जो स्टेप है, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो मैं आगे बोलूंगा ड्रॉ FBD। किसका ड्रॉ करने के लिए मैं अभी समझाऊंगा किसका ड्रॉ करना है FBD। तो क्या करना है, यहां तो मैंने ही बोल दिया, या जब सवाल आएगा तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा किसका FBD ड्रॉ करना है। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है, तो ये डिसाइड कर लिया इस बॉडी का FBD ड्रॉ करना है, तो उस बॉडी को अलग से ड्रॉ कर लिया। करने के लिए अलग से तुम वहां फिगर में भी दिखा सकते हो। रिकॉग्नाइज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको पता करना है। एक्टिंग ऑन द बॉडी, ड्रॉ द फोर्सेज, फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो फोर्सेज तुमने रियलाइज किया कि ये लग रहा है, वो सारे फोर्सेज को दिखाना है। वेक्टर में, और यहां पे एक रेड कलर से, तुम्हारे पास में रेड कलर होगा, यहां पे लिखना डोंट ड्रॉ फोर्सेज अप्लाइड बाय द बॉडी। उस FBD में जो, उस FBD में बॉडी किसी पे कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना, बॉडी पे दूसरा कितना फोर्स लगा रहा है वो दिखाना है। इसलिए मैंने ऑन को अंडरलाइन किया और रेड कलर में लिख दिया डोंट ड्रॉ फोर्सेज अप्लाइड बाय द बॉडी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। FBD समझ में आ गया। FBD में रिजोल्यूशंस है, जो वेक्टर में हमने कहा था। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो न्यूटन्स लॉ स्ट्रॉन्ग होगा, और मैंने जैसा कहा न्यूटन्स लॉ स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर तुम सही सही तरीके से चलते रहे। और एक बार मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिजिक्स का सबसे पार्ट मैकेनिक, टफ मैकेनिक्स है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस यही दिलाता है। तो दूसरे चैप्टर तुम बहुत यूं ही कर लो। लेकिन फिजिक्स में जो इंटरेस्ट आता है बच्चों, इंटरेस्ट वो यहां से आता है न्यूटन्स लॉ से। सो इस लेक्चर्स में, इस लेक्चर से थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा जो अभी मैं बता रहा हूं। ये थोड़ा परेशान क्या होगा कि क्या क्या है, बट डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी। यहां देखना, मैं कहूं कि इस ब्लॉक का FBD ड्रॉ करना, अभी तो मैंने एक ही ब्लॉक दिया है, और कोई भी एग्जिट किया तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन नहीं करूंगा, मेरी ये प्रॉमिस मेरा रहा। अगर नेटवर्क के कारण एग्जिट होते तो तुरंत इन करना है। M ब्लॉक, इसका FBD ड्रॉ करना है। ये सरफेस पे रखा हुआ, यू हैव टू ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। कहोगे सर एक फोर्स तो होगा ग्रेविटी का, किधर लगेगा, नीचे, mg। कौन लगा रहा है, अर्थ। किधर लगा रहा है, नीचे। देखो नीचे के डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, mg। ये सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, मुझे लगता है नॉर्मल फोर्स पुलिंग है। सही दिखाया क्या नॉर्मल फोर्स देव की? नो सर, नहीं दिखा, बहुत बढ़िया। नॉर्मल फोर्स दिखाना है, किसका FBD ड्रॉ कर रहा है, M ब्लॉक का। तो M ब्लॉक पे सरफेस किधर फोर्स लगाएगा, पुश करेगा ऊपर, डायरेक्शन इधर, ऐसे। कोई ऐसे भी दिखा सकता है, यहां से भी डायरेक्शन एरो ऊपर होना चाहिए। कुछ बच्चा कहेगा सर ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, डायरेक्शन शुड बी इंपॉर्टेंट।
कुछ बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन हो गया। दिस इज एफबीडी ऑफ अ स्मॉल एम। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। सारे बच्चे लिखेंगे साथ साथ। मैं कहूं कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1, ड्रॉ एफबीडी ऑफ M2। अभी एक ही ब्लॉक था तो मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया, बट अभी दो ब्लॉक है तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। M2 अलग से ड्रॉ कर लिया। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स M2G। और किसी से टच में है क्या? हाँ, M1 से टच में है। M1 लगा रहा होगा फोर्स। किधर लगाएगा? ऊपर। M2 पे M1 किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर। M2 का एफबीडी ड्रॉ हो गया। M1 का एफबीडी जस्ट शो करने के लिए कि सरफेस से मैंने ऐसे दिखा दिया। यू मे शो मे नॉट, थोड़ा सा विजुलाइजेशन हो इसलिए सरफेस दिखा दिया। दिस इज M1। M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? और कौन सा फोर्स है M1 पे? M1 पे ये सरफेस फोर्स लगा रहा है। ये सरफेस कुछ तो लगा रहा होगा। लेट्स N लगा रहा है। N यहां से किधर लगा रहा है? ऊपर। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऊपर लगा रहा है ये फोर्स। M1 और भी किसी से टच में है? M2 से। M2 पे M1 लगाया तो क्या M1 को छोड़ देगा? M2 भी लगाएगा। किधर लगाएगा? आइदर ऐसे दिखाओ, देखो ऐसे एरो, या नीचे। ऐसे नीचे लगाना। ये कितना लगाएगा? जितना इसने लगाया। कैन बी राइट, ये भी मैग्नीट्यूड में N1 होगा। अगर M2 पे M1 ने N1 लगाया है तो M2 भी M1 पे N1 लगाएगा, लेकिन नीचे लगाएगा। क्या ये एफबीडी समझ में आया? 100%। मैंने इतना प्यार से बताया, लेकिन जब मैं M2 का एफबीडी ड्रॉ करने के लिए कहूंगा क्लास में, जब प्रॉब्लम में कहूंगा करने के लिए, तो तुम कहोगे M2 पे ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। सारे बच्चे सुनना, अभी तो रिकॉर्डिंग भी है, मैं वही दिखाऊंगा और डांट लगाऊंगा। M2 का जब एफबीडी कहूंगा तो तुम कहोगे सर ये नॉर्मल भी तो लगा रहा है। ये सरफेस M2 पे नहीं लगा रहा है, ये सरफेस M1 पे फोर्स लगा रहा है। M2 के एफबीडी में इस सरफेस का फोर्स नहीं आएगा। ये सरफेस M1 से टच में, M1 पे लगा रहा है। मैंने एक स्फीयर लिया है। मैं कहूं कि इस पे एफबीडी दिखाओ। किसका एफबीडी? स्फीयर का एफबीडी। कहोगे सर सबसे पहला तो एफबीडी पहला कि ये
अब अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एक ही है, ड्रॉ कर लिया। mg किधर, डाउनवर्ड। और कौन सा फोर्स है, यहां से, ये सरफेस किधर लगाएगा, पुश करेगा, n1 लेट्स। ये सरफेस भी लगाएगा किधर, इधर, लेट्स n2। देखा, इधर, ऊपर नहीं, नॉर्मल, मतलब ये एंगल 90 है। अब इसमें एंगल डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। देखना, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, बिकॉज ये पूरा 90 है, तो दिस एंगल इज थीटा। जब मैं कहूंगा कि इस n2 को रिजॉल्व करना, देखो n2 किधर है, इधर, एरो देखो, मार्कर इधर, n2 cos थीटा और n2 sin थीटा ऊपर। लेकिन अभी रिजॉल्व नहीं करवा रहा हूं, अभी तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करवा रहा हूं। एक स्फीयर है, उसको स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया है सेंटर से। इसका स्फीयर का एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं और ड्रॉ करके रखना। दिया प्रदेश ने ड्रॉ कर लिया। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, दिया ने बताया सर mg लग रहा है, नीचे लग रहा है, एरो देखो नीचे। और कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स, स्ट्रिंग का टेंशन किधर लिखेंगे, यहाँ पे देखना। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ियां की होगी। टेंशन पुल करेगा टी, और नॉर्मल, यहां भी गड़बड़ियां हुई होगी, ये पुश करेगा, इधर लगाएगा, इधर एन। तुम यहां से ड्रॉ करो नॉर्मल। मैं यहां से इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइज होता है कि यहां पे लग रहा है, इसलिए। कोई कहेगा कि मैं यहीं से ड्रॉ करूं, इसी पॉइंट से, डोंट वरी, ऐसे दिखा दो एन। कहां से ड्रॉ करें मैटर नहीं करता, क्योंकि फोर्स को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ में कर सकते हैं, हमने वेक्टर में बताया था। लेकिन डायरेक्शन ये होना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि आदत बनाओ कि यहीं से ड्रॉ करो। बड़ा दिखाओ जो भी है। अब मान लो कि ये एंगल अगर दिया हुआ थीटा, तो ये वर्टिकल ड्रॉ कर लेती है, ये भी थीटा। जब मैं रिजॉल्व करने के लिए कहूंगा तो तुम कहोगे टी का इधर, टी कॉस थीटा, सीधा एरो, टी साइन थीटा। मैं इतना बताता हूं यार, एरो इधर है, इधर और इधर। m1 का दिखाना है तो m1 को अलग से ड्रॉ कर लिया। व्हाट आर द फोर्सेज, ये F को एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, मैं बता रहा हूं m1g नॉर्मल, n1 लेट्स, नाम दे दिया, नहीं पता है, n1 दे दिया नाम, F। क्या m2 कांटेक्ट में m2 नहीं लगाएगा, लगाएगा m2।
किधर लगाएगा, पुश करेगा इधर। लेट्स इसको एन डैश ले लेता हूं। यही हो गया एफबीटी ऑफ M1। क्या एफबीटी ऑफ M2 ड्रॉ कर सकते हो? M2G खुद से ड्रॉ करना। N2 M1 पे M2 इधर लगाया तो M1 M2 पे लगाना इधर, एरो ध्यान देना है N डैश, और M3 भी नहीं छोड़ेगा। लेट्स N डबल डैश। M1 M2 M3 का एफबीटी ड्रॉ कर लिया।